हर हर महादेव। चलिए, आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस सब्जेक्ट में 9 चैप्टर्स हैं और इन 9 चैप्टर्स को हम धीरे धीरे बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योर कंसेप्ट एंड मीनिंग इसको समझेंगे। इसको समझाने से पहले कुछ चीजें डिस्कस करना बेहद जरूरी है। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में 75 मार्क्स का पेपर होता है और 75 मार्क्स के पेपर में सबसे जरूरी है क्वालिटी। कई बच्चे क्वांटिटी भर देते हैं, एक आंसर को 10-10 पन्ने में लिख देते हैं, लेकिन जब क्वालिटी को चेक किया जाता है तब नजर ये आता है कि बस 3 पेजेस या फिर 2 ही पेजेस ऐसे हैं जिसके बेसिस पे नंबर दिया जा सकता है। इस चैप्टर को मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे डिस्कस किया है। वैसे सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, टच किया है, हर एक चीज आप यहाँ पे समझ लेंगे, लेकिन इनके नोट्स बेहद जरूरी है। हैंड रिटन नोट्स, ऐसे आप नेट पे देखेंगे हर एक टॉपिक का आपको मीनिंग मिल जाएगा, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बेहद जरूरी है। मैं आपको 3 पेजेस में ये पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा और इन 3 पेजेस में इतना समझ लीजिए कि आप पास होने लायक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह जानते हैं कि पिछले जितने भी आपके एग्जामिनेशंस आपने दिए हैं उसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्कोरिंग होने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। इन 3 पेजेस को मैं यहाँ पे आपको कवर करवाऊंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा 20 पेजेस का। इससे ज्यादा ही होंगे, 20+ पेजेस होंगे। अगर आप इसे कवर कर लेते, इतना समझ लीजिए कि जो पहले चैप्टर से मान लीजिए 10 नंबर का 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, तो 10 नंबर में आप इजीली 7 to 8 नंबर तो स्कोर कर ही लेंगे उससे। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले आपके सामने में रख देता हूं कि इसमें 22 पेजेस होंगे। ये नोट्स होगा 22 पेजेस का। हैंड रिटन नोट्स होंगे और हैंड रिटन नोट्स वैसे भी ज्यादा हमें समझ में आते हैं। ऐसे अगर आप टाइपिंग नोट देख ले तो ऑलरेडी आपके पास गूगल में बहुत कंटेंट है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका बुक है उसके बेसिस पे आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इसका एक नॉमिनल सा फीस है, 30 रुपीज में आप चैप्टर 1 इजीली ले सकते हैं। अब अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, 30 रुपए का है, बहुत ही नॉमिनल फीस है इस चैप्टर के लिए। 22 पेजेस रहेंगे, क्वालिटी आपको जरूर मिल जाएगी। बस इसको अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैप्टर का नेम, अपना नाम और अपना नंबर इस जीमेल आईडी पे शेयर करें। जब आप इस जीमेल आईडी पे अपना नाम, नंबर और चैप्टर का नेम, ये बेहद जरूरी है, चैप्टर का नेम जब आप शेयर करेंगे तो मैं आपको रिवर्ट में जो है QR बारकोड जो रहेगा उसके इमेजेस आपको शेयर करूंगा, जिनके थ्रू आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, विद इन अ मोमेंट आपके पास में आपके जीमेल आईडी पे हैंड रिटन नोट्स, हो सकता है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, आपको मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत सिक्योर होगा। कोई मीडियम नहीं होगा बीच में जो आपके उस नोट्स के साथ छेड़खानी कर पाए। ठीक है, चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूं कि वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, कई लोगों के मन में डाउट आता है। देखिए, कुछ इस प्रकार का नोट्स होगा, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कोई हाईलाइटर्स या बहुत ज्यादा चीजों का प्रयोग नहीं किया है। आप इजीली अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आपका जो जूस है फ्रूट का वो आपके सामने में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप देख सकते हैं, उस टॉपिक को मैंने यहाँ पे 3 पेजेस हैं, 3 पेजेस में आप समझ सकते हैं। इससे बेहतर ही क्वालिटी होगी इमेजेस की, ये तो मैंने बस स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपके सामने में रख दिया है। ठीक है, डाउनलोड करके, इससे अच्छी क्वालिटी होगी जिसमें आपको इमेजेस मिलेंगे। ठीक है, 20+ इमेजेस एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में
बेहतर क्वालिटी के साथ में आपको सेंड कर दिया जाएगा। इस ईमेल आईडी को याद रखिए, understandbusinesswithme@gmail.com। इस पर नाम, नंबर और चैप्टर का नेम जरूर शेयर करें ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए और इस एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे स्कोर ला पाए, ताकि पिछले जो आपके एग्जाम गए अगर आप उसमें अच्छे नहीं स्कोर करने वाले हैं तो इसके थ्रू आप उसको बेहतर बना पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेसन 1 के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, लेकिन आगे आने वाला जो आपके पास कंटेंट है ये बहुत ही क्वालिटी हो गया, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपने इसको समझ लिया, थोड़ा सा समय दे दिया, आराम से थाम करके बैठ गए, लास्ट तक आप पास तो जरूर हो जाएंगे इस एग्जाम में। लेकिन पास का कोई मतलब नहीं है, नोट जरूर लेकर के जाइए। चलिए, लेसन 1, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है कि आखिर ये एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए ये जो एंटरप्रेन्योर शब्द है इसको सबसे पहले एक फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेंडी के थ्रू डिराइव किया गया था। अब आप बोल रहे होंगे ये फ्रेंच क्यों है, ज्यादातर तो हमने सुना है कि ग्रीक होते हैं, लैटिन होते हैं, यहाँ पे फ्रेंच वर्ब क्यों लिखा हुआ है? इसके पीछे एक कारण है, अगर आप इसे समझा पाते पेपर में बहुत बढ़िया है। देखिए फ्रेंच एक्सपीडिशंस, जो आर्मी के एक्सपीडिशंस होते थे, एफई, ठीक है, फ्रेंच के जो आर्मी के एक्सपीडिशंस होते थे उनमें जो भी इस एक्सपीडिशन को परफॉर्म करता था, आर्मी के एक्सपीडिशन को, उसे एंटरप्रेन्योर बोला जाता था। ठीक है, और उस समय यानी काफी साल पहले की बात है, उस समय एंटरप्रेन्योर का अर्थ होता था टू ऑर्गेनाइज और टू अंडरटेक। लेकिन समय के साथ में शब्द का प्रयोग कई और लोगों द्वारा किया जाने लगा, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गए, बिजनेस हाउसेस हो गए, बिल्डर्स हो गए, और ऐसे कई अन्य जो पार्टीज थी, इनके द्वारा एंटरप्रेन्योर शब्द को प्रयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से हमें रीसेंट लिटरेचर में, ठीक है, रीसेंट लिटरेचर में एंटरप्रेन्योर शब्द का यह मीनिंग मिलता है कि वह ओनर जो एक स्मॉल स्केल बिजनेस का मालिक है। ठीक है, वह व्यक्ति जो स्मॉल स्केल बिजनेस का मालिक है वह एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या चीजों को समझा? सबसे पहले हमने यह समझा कि आखिर ये एंटरप्रेन्योर शब्द कहां से आया, कब इसे यूज किया गया था, पहले इसका क्या मीनिंग था, और समय के साथ फाइनली हमें इसका क्या मीनिंग मिला है, ओनर ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। अब बात आती है डेफिनेशंस की, जो बेहद जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ छोटे डेफिनेशंस मैंने आपके सामने में रखे हैं जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू आर्थर डेविंग, एंटरप्रेन्योर इज वन हु ट्रांसफॉर्म्स आइडिया इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो एक आइडिया को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करता है। किनके द्वारा कहा गया? आर्थर डेविंग के द्वारा। आरटी एली ने क्या कहा? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड डायरेक्ट द प्रोडक्टिव फैक्टर्स। जो भी प्रोडक्टिव फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्टिव फैक्टर्स में आप रिसोर्सेस को एग्रीगेट कर सकते हैं और कई अलग जो चीजें आती हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना। आप समझ पाते हैं कि ऑर्गेनाइज का अर्थ है जब आप इकट्ठा करते हैं और उसको जगह, प्लेसेस देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, फिर डायरेक्ट करते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि आप लीड करते हैं द प्रोडक्टिव फैक्टर्स
उसे एंटरप्रेन्योर बोला गया है। तो एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है प्रोडक्टिव फैक्टर्स को, जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज को बना पाते हैं। यह दो डेफिनेशंस हैं जिन्हें आप रट ले ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डेफिनेशंस और मीनिंग में काफी अंतर होता है। डेफिनेशंस यानी आपको हूबहू लिखना होता है। अगर आपको डेफिनेशंस एग्जामिनेशन में नहीं याद आती या फिर आप रट नहीं पाते तो आप लिख सकते हैं समरी ऑफ डेफिनेशन या फिर डेफिनेशन समरी लिख दीजिए, उससे भी आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। अब यह तो आपने सबसे पहले समझ लिया कि एक्चुअली एंटरप्रेन्योर की हिस्ट्री क्या रही, कहां से हमें यह शब्द मिला, इसका डेफिनेशन क्या है। अगला है एक्चुअली आज के समय में एंटरप्रेन्योर के किस मीनिंग को हम एक्सेप्ट करते हैं। देखने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, process raw material, convert raw material into finished products, creates utility in the product, sell it to earn profit। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? वह व्यक्ति जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में क्या आ सकते हैं? रॉ मटेरियल को लेकर के आ गया, ह्यूमन रॉ मटेरियल आ गया, ह्यूमन रिसोर्स आ गया, मशीन्स आ गई, मनी आ गया। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिस्से हैं। मतलब वह तरीके, वह चीजें जिनकी मदद से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन में आपको क्या चाहिए होगा? देखिए, प्रोडक्शन में आपको हमेशा इनपुट चाहिए होता है, और इनपुट में आपको क्या चाहिए होता है? देखिए, इंसान चाहिए जो उस काम को परफॉर्म करेगा, मनी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, और ऐसे कई अन्य चीजें हो सकती है रिसोर्सेस के तौर पे जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं, कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस रॉ मटेरियल, प्रोसेस रॉ मटेरियल का अर्थ क्या है? देखिए, जब आप किसी चीज को प्रोसेस करते हैं तो उसके इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ते हैं। यहां पर मटेरियल, देखिए, अब मटेरियल को जब आपने इन सारी चीजों को लेकर के आगे, ठीक है, मैन, मनी, मटेरियल एसेट्रा, इन चीजों को जब आप लेकर के आ गए, अब इसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं? इसकी मदद से आप रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल्स या फिर फिनिश गुड्स या फिर सर्विसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यह जो प्रोसेस है, इसको आप यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रोसेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में, और आप इसे इस प्रकार से फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं कि इसमें यूटिलिटी आए, यानी ये यूजफुल हो। अगर यह गुड्स एंड सर्विसेज यूजफुल नहीं होंगे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें यूटिलिटी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की मदद से कंबाइन करके, और आखिरकार वह चीज जिसकी मदद से आप इसे एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं, ठीक है। यह नहीं होगा तो एक प्रकार से क्या बोला जा सकता है कि आप मतलब डोनेशन कुछ करके आ गए, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर आप क्यों हैं? क्योंकि आप सेल कर रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट। सो एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, बारी बारी से समझिए। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं कि क्लैरिटी मिल सके। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है, उसको इकट्ठा करने के बाद में रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल्स में, जिसमें फिनिश गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करता है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा किया, रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट किया, उसमें यूटिलिटी इंट्रोड्यूस किया, और मतलब यूजफुलनेस, और मतलब यूजफुलनेस उसे बनाया और उसे सेल किया टू अर्न प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं? ये चार चीजें जो व्यक्ति कर रहा है वह कौन है? एंटरप्रेन्योर है। अगर आप इसे लिख देंगे पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या समझा? पिछले पेज में हमने यह समझ लिया
कि एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या है, एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस हमने कवर कर लिए हैं, और हमने वहां पर कवर किया था कि एंटरप्रेन्योर का क्या हिस्ट्री है। इन 3 चीजों को हमने पिछले पेज में कवर किया। सबसे पहले हिस्ट्री को देखा, फिर डेफिनेशन को देखा, फिर मीनिंग को देखा। अब समझते हैं फीचर्स को। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज फीचर्स, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी, यह तीनों चीजें एक होती हैं, ठीक है। कई बार हमें डाउट आता है, हमें समझ नहीं आता, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप फीचर्स बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, क्वालिटी बताइए। आप सोचते पता नहीं मैं एंटरप्रेन्योर के बारे में बताऊं तो बताऊं क्या, यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ, फीचर्स का अर्थ, दोनों का अर्थ होता है किसी भी चीज की क्वालिटी को बताना, ठीक है। तो हम यहां पर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी, इन तीनों को कवर कर रहे हैं एक साथ। अब आपसे एक मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप ही को मिल जाएगा कि किसी भी चीज की क्वालिटी क्या हो सकती है। यहाँ पे सिंपल शब्दों में, लेमन लैंग्वेज में हम समझते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आपको क्या लगता है एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो मोटिवेटेड रहना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। अगर वह मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो वह टीम को लीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। लीडरशिप स्किल होना चाहिए, मोटिवेशन जरूरी है, लीडरशिप स्किल होना जरूरी है। अगला चीज है रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। एक ही चीज है, एक दूसरे से काफी हद तक ये तीनों रिलेटेड है, लेकिन अगर आप इसे अलग अलग भी डिफाइन, अलग अलग भी इसके मीनिंग लिखते हैं तो काफी बेहतर है, आपके लिए लिखने के लिए काफी कुछ होगा। अब कुछ यूनिक क्वालिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो भी बनाता है, जो भी प्रोडक्ट वह बना रहा है, वह क्यों बना रहा है? सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, एससी लिख रहा हूं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए और सेल करने के लिए। आप बताइए, एंटरप्रेन्योर कोई भी चीज को बनाता है तो वो क्या खुद के कंजम्पशन के लिए बनाता है कि मैं खुद इसको कंज्यूम करूंगा, या फिर उसे सेल करने के लिए बनाता है? सीधी सी बात है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बनाता, सेल करने के लिए बनाता है। यह सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही नहीं करता है, यह बिजनेसमैन भी करते हैं। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्यों बनाते हैं? खुद उसे कंज्यूम करने के लिए आप बनाते हैं कि हाँ चलो मैं अगर क्या बोलते हैं 100 किलो जो है पोटैटो चिप्स बना रहा हूं तो 100 किलो पोटैटो चिप्स मैं खुद खाऊंगा। नहीं, आप खुद के लिए नहीं बनाते, आप ये कस्टमर्स के लिए बनाते हैं। तो यह इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप इस पॉइंट को देख पा रहे हैं, इसमें जो यूनिक चीज है वो मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, ठीक है। यह यूनिक है, यह भी यूनिक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आखिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का अर्थ क्या है? देखिए, मान लीजिए कि आपको, अभी मैंने एग्जांपल दिया पोटैटो चिप्स का, मान लीजिए पोटैटो चिप्स ही है, ठीक है। पोटैटो चिप्स के साथ में क्या कहानी हो सकती है? आप पोटैटो ला रहे हैं 100 kg, ठीक है, लेकिन जब आप, ये आपके लिए क्या रॉ मटेरियल है, जब आप इसे चिप्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, जब आप इसे चिप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तब आप 10 kg ही कन्वर्ट कर पा रहे हैं एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे देखिए रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के बीच में कितना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। 90 kg जो है यहाँ पे हमारा वेस्टेज है ना, 90 kg का वेस्टेज है। क्या हम इस वेस्टेज को कम कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसे कम कर सकते हैं। कैसे आप कम कर पाएंगे? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। आप समझ लीजिए कि आप खुद ही कंपनी के ओनर हैं, आप सोचेंगे कि यार ये वेस्ट हो रहा है, इसके पीछे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हमारी बढ़िया नहीं है, ठीक है, सही टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे, मशीनरी जो है वो उतनी बढ़िया नहीं है। हो सकता है जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स यानी जो हमारा मैन पावर है या फिर हमारे जो लेबर्स हैं वही वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। मशीन्स अच्छी नहीं है,
ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी हम यूज नहीं कर रहे हैं, हो सकता है जो नए न्यू टेक्नोलॉजीज है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, और ऐसे कई अन्य और पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट्स आप गिन नहीं सकते, कई सारे पॉइंट्स आप खुद अपनी तरफ से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप सिर्फ 10% एफिशिएंट थे, लेकिन अगर आप इन सारे फैक्टर्स पर काम करें या फिर ऐसे कई और फैक्टर्स पे काम करें तो आप इस 10% की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा के 50-60% भी ले जा सकते हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है, ऐसा संभव है। इसीलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंटरप्रेन्योर करना जानते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ये इनोवेशन में विश्वास रखते हैं। ठीक है, एक क्या खास क्वालिटी है, वो है इनोवेशन। वैसे ये इसका एक फंक्शन भी बन जाता है, लेकिन इनोवेशन भी इसका एक यूनिक क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 यूनिक क्वालिटीज देख पा रहे हैं। ठीक है, हम नीचे आते हैं और यूनिक क्वालिटीज को कवर करते हैं। अगला है फोरसाइट। ठीक है, यह भी एक यूनिक क्वालिटी है, दूरदृष्टि। ठीक है, एंटरप्रेन्योर यहाँ खड़ा है 1 CR पे, वो फ्यूचर देख पा रहा है कि उसकी कंपनी जो है वो 10 CR की है। ठीक है, 2 years बाद में वो 10 CR की हो जाएगी। तो एंटरप्रेन्योर समय में अभी से ज्यादा फ्यूचर पर ध्यान देता है, उसका ज्यादातर फोकस, उसका मैन पावर, ठीक है, वो मैन पावर ऐसा हायर करता है, ठीक है, अपनी गुड्स की यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन सिस्टम एक्सेट्रा, जो भी चीजें हो सकती है उसको इस तरीके से डेवलप करता है, उस पे इस प्रकार से काम करता है कि उसके पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, और फ्यूचर में आने वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके थ्रू वो अपने 10 CR के गोल तक पहुंच पाएगा उसको पूरा कर सके। तो ज्यादातर ये फोरसाइट रखते हैं, दूरदृष्टि रखते हैं। वो किसी भी काम को आज के लिए परफॉर्म नहीं करते कि आज मैं 1 CR कमा रहा हूं तो 1 CR के हिसाब से ही काम करूंगा। वो हर एक काम को, या नहीं देखते कि मशीनरी मेरे पास में 1 CR के प्रोडक्शन लायक ही हो। वो सोचता है कि मेरे पास जो मशीनरी, हो सकता है कल को मेरे पास में ज्यादा ग्राहक आए, कस्टमर्स आए, तो मेरी मशीनरी ऐसी तो होनी चाहिए कि मेरे 10 CR तक के गोल्स को पूरा कर सके। ठीक है, तो दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति है। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है, सॉरी चौथा पॉइंट क्या है, फोरसाइट रखना। ठीक है, अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स, यह बेहद जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना बेहद जरूरी है। अगर एक एंटरप्रेन्योर अपनी बातों को सही से किसी और व्यक्ति को ना बता पाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, अनक्लियर स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है इनएफिशिएंसी बढ़ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा रहे हैं उससे ज्यादातर लोगों को समझाया ही नहीं जा पा रहा है। ठीक है, वो अनक्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ रही है। ऐसे कई और पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप खुद भी सोच सकते हैं। कम्युनिकेशन बेहतर होना, अपने स्टेटमेंट्स को बहुत ही क्लियर रखना, आपका बॉडी लैंग्वेज भी इतना क्लियर होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति समझ पाए आप एक ट्रू लीडर हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज से कई चीजें डिफाइन होती है, आप फॉलो करने लायक लगने चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होते हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दें। तो ये सारी क्वालिटीज हो सकती है, मैंने क्या बताया, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ये तीनों चीजें सेम है। तो जब भी एग्जामिनेशंस में आए तो आपको जो मैंने यहाँ पे यूनिक चीजें बताई है, इसके अलावा भी कई और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, आप आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें हैं बेहद महत्वपूर्ण, इन्हें आप जरूर लिखें। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रह गया। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक यह है और यह है। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, साफ सुथरा लगेगा तो आप समझ पाएंगे, थोड़ा जगह भी बचना चाहिए। 1 मिनट दीजिएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, 5 मैंने यूनिक पॉइंट्स आपके सामने में रखे, इन्हें जरूर याद रखें, क्योंकि अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप अच्छे नंबर वहां पे स्कोर कर सकते हैं।
हमारा गोल है कि हम बेहतर से बेहतर नंबर स्कोर कर सके, और बेहतर नंबर स्कोर करने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है आपकी क्वालिटी, फिर फिगर्स का यूज करना, पॉइंटर्स बना के लिखना, ठीक है, मेन पॉइंट, सब पॉइंट्स, इनमें अगर आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट उभर करके नजर आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं किस चीज को, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने बता दिया, क्वालिटी होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए फंक्शंस किसी भी चीज के पर्पस को बताते हैं। आज आपके जिंदगी का सबसे बड़ा डाउट हट गया कि आखिरकार फंक्शंस होते क्या है। हम कई बार समझ ही नहीं पाते और समझना चाहते भी नहीं है, क्योंकि इस शब्द को हमने इतने बार सुन लिया है कि हमारे लिए जरूरी अब रहने का है, ठीक है। तो फंक्शंस यानी पर्पस होता है किसी भी चीज का, किसी भी थिंग का पर्पस। तो आपसे ही मैं पूछता हूं कि पर्पस क्या हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का। देखिए बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पर्पस को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए एक व्यक्ति आता है और वो 10 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर के जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, इसकी वजह से 10 और फैमिलीज ऐसी आ गई जिनका घर चल पा रहा है, ठीक है। यह लोग शायद अनएम्प्लॉयड थे या फिर कहीं और पे काम कर रहे थे, लेकिन इनके द्वारा आज इन लोगों को रोजगार मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, एक फिक्स सैलरी पे या फिर वेजेस पर यह लोग काम कर रहे होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है, ताकि देश में ज्यादातर लोग सैलरीड हो, स्किल बढ़ेगा, ठीक है। अगला है सोशल बेनिफिट। आप बोलेंगे सोशल बेनिफिट क्या है। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, ठीक है। यह क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। माफ कीजिएगा इसमें हैंडराइटिंग उतनी बढ़िया नहीं आती, लेकिन आप भावनाओं को समझ पा रहे होंगे, आप सेंटेंसेस को समझ पा रहे होंगे, जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं उसको आप गौर से सुन पा रहे होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज यह मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है यह बेहतर क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा बेहतर क्वालिटी पे ध्यान देता है। इनोवेशन कर रहा है तो इनोवेशन कर ही क्यों रहा है, बेहतर क्वालिटी मार्केट में आ सके, है ना। इस वजह से ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ाता है, ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं जो डोनेशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार से सोशल वेलफेयर का ही काम हुआ। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी। जब भी एंटरप्रेन्योर मार्केट में एंटर करता है वह हमेशा यही सोचता है कि मैं कैसे अपनी मशीनरी का, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकूं, उससे मशीनरी से उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकूं, ठीक है। अपने मैन पावर को कैसे मैं बेहतर सॉफ्टवेयर दे सकूं जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए, जो काम वो कर रहा है, वर्क जो है उसकी क्वालिटी इनहांस हो सके। और ऐसे कई ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिस पर जो है एंटरप्रेन्योर ध्यान देता है। तो नई टेक्नोलॉजीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो इंट्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से कई बार ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होता है। जब वह B2C मॉडल अपना रहा है, मान लीजिए बिजनेस टू कस्टमर, तो कस्टमर को मान लीजिए आज वो सेलफोन दे रहा है, ठीक है। तो कोई एंटरप्रेन्योर हमारे सामने में आया तो उसने सेलफोन लेकर के आया, तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहा है। एक तो टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। जरूरी क्या है एक सोसाइटी के लिए, एक कंट्री के लिए, कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजी आए, न्यू टेक्नोलॉजीज आए और पहले से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजीज आए, ठीक है। चौथे नंबर पर ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। यह एक बेहद इंपॉर्टेंट पर्पस है। एक एंटरप्रेन्योर
हमेशा ऑर्गेनाइज करता है फंड्स को। वो कहाँ से, सबसे पहले वो डिटरमाइन करता है कि कहाँ से फंड्स को लाया जा सकता है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंड्स। वो देखता है कि ये इन्वेस्टर है, इस इन्वेस्टर से मैं कितना पैसा ले सकता हूँ, ये बैंक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कितना पैसा ले सकता हूँ, और कई अन्य सोर्सेस हो सकते हैं जिसके थ्रू वो पैसे को इकट्ठा करता है। फिर उसे ऑर्गेनाइज करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का पार्टिसिपेशन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, पैसों को मैनेज करने के साथ में उससे आने वाले प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ओवरऑल देखा जाए ऑर्गेनाइजिंग फंड एक बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पांचवा पॉइंट, अगर देखिए अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा वहां पे आंसर देने का, नहीं तो अगर आगे वीडियोस बनाऊंगा तो उनमें उन डाउट्स को कवर कर सकता हूं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है नोट्स को जरूर ले, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप नोट्स लेंगे, हैंड रिटन नोट्स, तो वह आपकी बड़ी मदद करेंगे। देखिए हैंड रिटन हमें ज्यादा समझ में आता है एज कम्पेयर टू जो टाइप्ड हो। टाइप्ड ऑलरेडी हमें मिल जाएगा, बहुत कंटेंट मिल जाएगा। मैं 20 पन्ने आपके लिए ला रहा हूँ हैंड रिटन, आपको टाइप तो 50-60 पन्ने मिल जाएगा। जरूरी है हमारे लिए एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर करना, हमें अभी उस पर रिसर्च नहीं करना है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, लेकिन अभी हमें एग्जामिनेशन में बेहतर नंबर चाहिए। तो चैप्टर 1 30 रुपीज, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 30 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, पे करिए और जरूर उसे लीजिए। अगला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कैसे हो रहा है ग्रोथ? जीडीपी को बढ़ाता है, ठीक है। देखिए एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जिसको यूज किया जाता है बाय मेनी कंट्रीज। यह देखा गया है कि जहां पर ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, यह एंटरप्रेन्योर है और ऐसे कई और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उस कंट्री में जो ग्रोथ है वो बड़ी तेजी से होता है, टेक्नोलॉजी से इंट्रोडक्शन बड़ी तेजी से होता है, वो मार्केट लीडर्स उभर करके आते हैं और ऐसे कई अन्य फायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री तभी पॉसिबल है, मतलब कि आप देख सकते हैं यार्ड स्टिक मान लिया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट बने। पढ़ाई के अलावा भी आप एंटरप्रेन्योरशिप को जो है डेवलप कर सकते हैं, समझ सकते हैं बेहतर, और इस टॉपिक को गहराई से एक नया पहलू दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और साफ कर लिया जाए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है। वीडियो के लेंथ से मत घबराइए, अगर आपने अभी तक रुके हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कई लोग अभी तक भाग जाते हैं, लेकिन आप भागे नहीं, आपके लिए बेहद जरूरी है ऐसे समझना। देखिए यहाँ पे 3 चीजें ई ई ई, यह बेहद जरूरी है। कई बार हमारे मन में डाउट आता है कि आखिर ये है क्या। एक तो है एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। देखिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूं, मैं लिखता हूं एंटरप्रेन्योर को ईआर, एंटरप्रेन्योरशिप को ईपी लिख देता हूं, ठीक है, और एंटरप्राइज को ईई लिखता हूं, ठीक है, शॉर्टकट है, समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहली चीज, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक व्यक्ति होता है, एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, ही इज एन इंडिविजुअल। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और एंटरप्राइज क्या होता है? देखिए एंटरप्राइज आउटकम होता है। तो एक इंडिविजुअल वेरियस प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है और उस पर परफॉर्म प्रोसेसेस की वजह से हमें एक आउटकम मिल पाता है, ठीक है। आउटकम हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है गुड्स सर्विसेज हो सकते हैं, और कई अन्य चीजें हो सकती हैं। मेन तो हमारे लिए यही जरूरी है। तो एक इंडिविजुअल जो प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है आउटकम को जनरेट करने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? एक इंडिविजुअल है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। और एंटरप्राइज क्या होता है? एक आउटकम होता है, ठीक है। तो आप बहुत बड़ी चीज को यहां पे समझ चुके हैं। हमने यहां पे क्या डिस्कस किया? एक मिनट दीजिएगा। हमने यहां पे डिस्कस किया फीचर्स को, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, इन सब के डिफरेंसेस को समझा,
क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर को समझा, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, बाकी चीजें बराबर है, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर अलग है, और यह टॉपिक तीसरा टॉपिक जो हमने यहाँ पे समझा। तो ओवरऑल आप काफी चीजें यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहले आपने एंटरप्रेन्योर को समझ लिया है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेहद अच्छी तरीके से। अब जो टॉपिक है दैट इज इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर एक अलग टॉपिक है, ठीक है। देखिए, इन दोनों को समझाने के लिए मैं आपके सामने में एक डायग्राम बनाता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए, शॉर्टकट है, एग्जामिनेशन में इसे नहीं लिखेगा, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। यह एक व्यक्ति है और यह ऑर्गेनाइजेशन है, और यहां एक व्यक्ति है और यह ऑर्गेनाइजेशन है। आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? कोशिश करें, शायद आप कुछ ना कुछ तो समझ पाएंगे। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक व्यक्ति है, और यहां पे एक व्यक्ति है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। यह भी एंटरप्रेन्योर है, यह भी एंटरप्रेन्योर है। अंतर क्या है? एक एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म, यानी जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर रहा है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री, और एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खुद वो लीड ही कर रहा है, वो खुद ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर है। तो यहां एंटरप्रेन्योर आता है, यहां इंट्राप्रेन्योर आता है। दोनों में अंतर, एक खुद ब खुद ओनर है, एक व्यक्ति है जो एम्प्लॉय है, लेकिन सारे गुण एक ओनर के रखता है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या आ जाते हैं उन्हें भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इंट्राप्रेन्योर की मीनिंग को। Implementation of innovative system and practices by some of its staff under the supervision of a manager within an organization. तो एंटरप्रेन्योर को समझने के लिए यहां पे एक व्यक्ति को समझिए। यह व्यक्ति है, इसके अंदर में 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यह व्यक्ति इसके अंदर में काम कर रहे हैं, यह क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये कुछ इनोवेटिव सिस्टम्स को, स्ट्रैटेजीज को, प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इनोवेशन सिस्टम, स्ट्रैटेजीज, प्रोसेसेस हो सकता है, प्रैक्टिसेस हो सकता है, इन सबको परफॉर्म यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है? इन सबको परफॉर्म करना एज एन एम्प्लॉय रह करके। और इस व्यक्ति का, यह व्यक्ति कौन है? यह मैनेजर होगा, यह कौन होंगे? सबऑर्डिनेट्स होंगे। यह भी सबऑर्डिनेट है, यह भी सबऑर्डिनेट है, यह भी सबऑर्डिनेट है। तो यह जो सिस्टम यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, इससे आप बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रहते हुए परफॉर्म किया जा रहा है। एक व्यक्ति मैनेजर है जो कोई इनोवेटिव सिस्टम, स्ट्रैटेजी, प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहा है विद सम सबऑर्डिनेट्स, जो इन सब को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस बाय सम ऑफ इट्स स्टाफ अंडर द सुपरविजन ऑफ ए मैनेजर। सुपरविजन कर रहे हैं मतलब लीड, डायरेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। ये सारे एक्टिविटीज कौन परफॉर्म कर रहा है? या व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस इंट्राप्रेन्योरशिप। इन दोनों के बीच क्या अंतर है? देखिए, एंटरप्रेन्योर एक ओनर होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में यहां पे बताया। एंटरप्रेन्योर एक ओनर होता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है। एंटरप्रेन्योर को खुद ही रिसोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर को यह करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इकट्ठा कर रहा है। इसे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, इसे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है प्रोवाइड किया जा रहा है सारे रिसोर्सेस। क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, मनी हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेस इसको ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहे हैं, लेकिन इसे, इन सब को ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकट्ठा करना पड़ रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट नॉट नोन टू हिम, एनवायरमेंट नोन टू हिम।
देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहा है, ठीक है, उसे वेरियस डिपार्टमेंट्स की जानकारी है, ठीक है, कौन कौन से क्या क्या डिपार्टमेंट है, कौन उस डिपार्टमेंट का हेड है। अगर मेरे को किसी रिसोर्सेज की आवश्यकता है तो उस रिसोर्सेज के लिए मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा, किसी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो किस डिपार्टमेंट के पास में जाना पड़ेगा, आउटपुट किसके पास में मेरे को रिपोर्ट करना है, मनी की आवश्यकता है तो कहाँ जाना पड़ेगा। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे मनी वैसे आपके रिसोर्सेज का ही हिस्सा हो गया। ऐसी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एनवायरनमेंट में, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनवायरनमेंट, वरना आप देखेंगे तो बिजनेस सिस्टम और एनवायरनमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन जो बिजनेस के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको उसकी बहुत बेहतर जानकारी है। लेकिन इधर जो एनवायरनमेंट है दैट इज आउटर एनवायरनमेंट, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, लीगल एनवायरनमेंट होता है, ऐसे कई सारे एनवायरनमेंट होते हैं, उन सब की इसको जानकारी नहीं है, वो सब इसको खुद ही झेलना पड़ता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए झेल रहा है, ठीक है। he have to have an infrastructure, he has organizations infrastructure। इसको ऑलरेडी इसके पास में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, इस पे बैठ करके आराम से काम कर रहा है, ठीक है, सारे रिसोर्सेज यहीं पे मिल जा रहे हैं, ठीक है, फैसिलिटीज, मीटिंग रूम हो गया, ठीक है, जो इसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको किसी प्रकार के किसी रिसोर्सेज की चाय पानी नाश्ता जो भी चाहिए सब इसके अंदर में मिल रहा है। इसको यह सब इकट्ठा करना पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, यह खुद लेकर के इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसको खुद ब खुद ही मतलब रेंट पे करके या फिर किसी और तरीके से इसे या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना पड़ रहा है, ठीक है, जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म की जा सके। यह व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है या रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसके द्वारा इसे जो रिवॉर्ड मिलता है वह भी इसके लिए लिमिटेड होता है। मान लीजिए 10 CR का इसने बिजनेस किया तो ऑर्गेनाइजेशन इसकी सैलरी पे कर रही है, प्लस उसको कुछ और बेनिफिट्स पे कर दिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स, कि चलो हम तुम्हें 1 CR पे करते हैं, ये पूरा 10 CR तो इसे नहीं दे दिया ना। लेकिन एंटरप्रेन्योर के साथ में क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। 10 CR है तो 10 CR पूरे के पूरे इसके जेब में आएंगे, ठीक है, बाद में जो भी हो सारे कटिंग वगैरह जो भी हो डिपार्टमेंट्स में जाकर के, चीजों में जाकर के लेकिन यह इंडिपेंडेंट है, ये खुद फैसले ले सकता है, ये खुद नेचुरल हो सकता है। लेकिन यह व्यक्ति नेचुरल नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसको खुद ब खुद ही दबाएगा, बोलेगा ऐसा मत करो वैसा मत करो। यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिख देता हूं, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क जो है वो लेस है। यहाँ पे रिस्क क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर्स खुद इकट्ठा करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक प्रकार से ऑलरेडी आपके लिए मार्केट बना हुआ है, यहाँ पे आपके लिए मार्केट नहीं बना, आपको क्रिएट करना है, कस्टमर्स को लाना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास में मार्केट है, कस्टमर्स है, बस बनाए हुए जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है वो इन तक पहुंचाने हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यह सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे समझ पा रहे। देखिए बहुत, अभी आपको स्क्रीन गंदा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपने यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप को समझ लिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने जो चीजें कवर की है यह आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। आपने एक पूरा चैप्टर कवर कर लिया, आप थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, आपने कुछ समय दिया और आप पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं, ठीक है। वापस मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि नोट्स जरूर लीजिए, नोट्स बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है नोट्स, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं लेंगे तो आप अपने स्कोर्स को बेहतर नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है। लीजिए 30 रुपीज का ही है, ज्यादा अमाउंट नहीं है। हैंड रिटन नोट्स की क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी, उससे थोड़ा सा और बेहतर क्वालिटी आपको मिल जाएगा, लेकिन वह अच्छा रहेगा, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप इस मेल आईडी पर आइए, जरूर आइए, अपने नाम नंबर शेयर करिए, चैप्टर का नाम जो आपको चैप्टर चाहिए, अभी तो चैप्टर 1 ही पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 1 डालिए, ठीक है, भेज दीजिए, मैं आपको रिवर्ट करूंगा विद अ QR कोड। आप उस QR कोड पे पेमेंट करिए, मैं आपको तुरंत के तुरंत PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें प्लीज, बेहद जरूरी है, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। देखिए यहाँ पे 30 रुपीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है एक प्रकार से, लेकिन अगर आप इसे शेयर करते अपने मित्रों के साथ में
तो यहाँ पे व्यूज बढ़ेंगे, इससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा और बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करने के साथ में अपना प्रेम दे, ठीक है, लाइक करे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम। हर हर महादेव।